लिखा है टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स each having a mass 10 gram and charge 2 into 10.7 coulomb placed on a horizontal table with a separation of L between them such that they stays in limiting equilibrium. If the coefficient of friction between each particle and the table is 0.25, find the value of L. पहले तो ये टेबल बना लो ताकि चीज को तुम समझ पाओ। ये मान लो एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर दो चार्ज पार्टिकल है। ये मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है, ये एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है। दोनों चार्ज पार्टिकल का मास m चार्ज क्यू, मास m चार्ज क्यू, और उनके बीच का एक डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज L। उनके बीच का डिस्टेंस L। अब तुम सोचो कि अगर दोनों एक साथ पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपेल कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिपेल कर रहा होगा, लेकिन फिर भी ये बाहर नहीं जा रहा, इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। इसका मतलब है कि अंदर की तरफ जो इस पे सरफेस और इस चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस कर रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम अंदर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन और बाहर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये बैलेंस है। फ्रिक्शन कितना है? तो फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन हम लोग लेके चलेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई याद रखिएगा, आपको ये L निकालना है तो के क्यू क्यू ले लो, नीचे म्यू और नॉर्मल रिएक्शन N, नीचे म्यू और नॉर्मल रिएक्शन N। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? तो के क्यू क्यू म्यू नॉर्मल रिएक्शन होगा mg के बराबर। आराम से इसका रूट करके निकाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन, कुछ बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो कुछ छोटा भी रहेगा। कुछ क्वेश्चन में आपको 3 मिनट भी लग सकता है, तो कुछ क्वेश्चन आपको 1 मिनट में भी बनेगा। ठीक है, तो ऐसा मिक्स करके चलता है क्वेश्चन। लिखा टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैव चार्ज 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। At what position a third charge particle should be placed so that it does not experience a net electric force? देखिए पढ़ाते समय इस पे अच्छा खासा डिस्कशन हो रखा है। हम आपको एक फिगर यहां बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, ये दोनों चार्ज से मिलता जुलता एक लाइन है। आप -5 कूलम की तरफ एक पॉइंट पी लें जो इस -5 कूलम से मान लो x डिस्टेंस पे है, -5 कूलम से x डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट पे -5 कूलम के कारण एक मान लो ये चार्ज है, आप यहाँ क्यों रख दे, तो -5 कूलम उसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा एक फोर्स F1 से, और 20 माइक्रोकूलम जो है वो इसको रिपेल कर रहा होगा एक फोर्स F2 से। तो अगर आप बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F नेट ऑन थर्ड चार्ज शुड बी 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। तो फोर्स 1 जब तुम लोगे तो के क्यू चार्ज लोगे 5 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस लोगे x का स्क्वायर, और फिर जब तुम F2 लोगे तो Q 20 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस लोगे 5 सेंटीमीटर। देखो अभी सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर ही लिख देते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो आगे मीटर कर लेंगे। 5 + x का स्क्वायर, तो ये के क्यू माइक्रोकूलम कैंसिल, 5/x² इज 20/5 + x का स्क्वायर। आराम से सॉल्व करके x निकाल दीजिए, आंसर आएगा। अब इसमें एक दो एक्स्ट्रा चीज, कैलकुलेशन छोड़ दो, तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, दोनों तरफ रूट लोगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, ये सारा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करके बना दे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी हम आपको थोड़ा कुछ हिंट दे देते हैं यहाँ पे, इस सब के साथ कुछ और भी एडिशनल, हम आपको है ना यहाँ 3 सिचुएशन बनाते हैं, ध्यान से देखना। एक्चुअली 3 सिचुएशन, कहाँ नेट फोर्स 0 आएगा। देखिए, अगर दोनों चार्जेस का साइन सेम है, चाहे दोनों प्लस है या फिर दोनों माइनस है,
तो बीच में कोई पॉइंट होगा जहां एफ नेट 0 आएगा। ठीक है। अब अगर एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस है तो उस साइड एफ नेट 0 आएगा जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, जहां छोटा है। तो याद रखना कि एफ नेट इधर 0 होगा अगर निगेटिव चार्ज स्मॉल मैग्नीट्यूड का है। अगर निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इधर 0 होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इधर 0 होगा। इधर होगा एफ नेट 0। कब? जब प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो। इफ पॉजिटिव चार्ज हैव लेस मैग्नीट्यूड। जब कभी भी अपोजिट चार्ज होगा ना तो बीच में कभी भी आप नेट फोर्स 0 नहीं ला सकते। अपोजिट चार्जेस के केस में बीच में कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं आ सकता। उस साइड होगा जिधर का चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, उधर ही पॉइंट मानना पड़ेगा। तो इस न्यूमेरिकल में हम इसी चीज को ध्यान में रखे थे। हम 5 माइक्रोकुलम जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का था उधर ही एक पॉइंट लिए पी, और बाहर लिए, अंदर नहीं लिए। और वहीं पे हम लोग है ना नेट फोर्स को 0 करके अपना न्यूमेरिकल बनाए। तो ये सब लाइन दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है। देखिए लिखा है, टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स each having mass m and charge q are suspended from a fixed point by thread of length l. What is the equilibrium separation when each thread makes an angle theta with the vertical? फिगर देखो ध्यान से। इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से कॉमनली दो थ्रेड की मदद से दो बॉल्स ऐसे सस्पेंडेड है, लेकिन दोनों बॉल पे चार्ज क्यू मास एम, चार्ज क्यू मास एम है। तो इक्विलिब्रियम में जो थ्रेड है वो थीटा एंगल बना के यहाँ पे रुका हुआ है ऐसे वर्टिकल के साथ। लिखा है आर सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स पॉइंट बाय थ्रेड ऑफ लेंथ एल। ये थ्रेड का लेंथ एल है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड, ये सेपरेशन आपको ये डी निकालना है, आपको ये डी निकालना। ठीक है, ये डी निकालना। तो जरा गौर कीजिए, चीजों को समझिए, चीजों को समझिए। क्या हम इस फिगर में फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो किसी एक चार्ज को पकड़ोगे तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, नीचे की तरफ mg। दूसरा चार्ज उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, इलेक्ट्रिकल रिपल्सन। और थ्रेड के अलॉन्ग में टेंशन एग्जिस्ट कर रहा है। इस टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर होगा और एक होगा राइट में, समथिंग लाइक दैट। तो डायग्राम को देखो, बाहर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे की तरफ mg लग रहा है, थ्रेड के अलॉन्ग में टेंशन लग रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। ऊपर की तरफ का कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, राइट वाला कंपोनेंट हो गया टी का साइन थीटा। अब यहां से इक्विलिब्रियम के लिए अगर आप सोचिएगा, फॉर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज टी साइन थीटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स को मैनेज करेगा, और टी कॉस थीटा ये mg को मैनेज करेगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा कि tan थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाई mg। आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए कि tan थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स में आप लिख दिए k क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर, और साथ में mg। आप याद रखिएगा d निकालना है। देन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू k क्यू क्यू बाई tan थीटा mg। लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको थीटा में हमको कोई ऑप्शन दिखाई ही नहीं दे रहा, कोई भी ऑप्शन में थीटा नहीं दिखाई दे रहा।
तो कोई भी ऑप्शन में अगर थीटा नहीं है तो फिर क्या करें, तो tan थीटा को हटाएं। फिगर पे आइए, tan थीटा हटाना है। देखिए क्या इस फिगर में कोई भी, चलिए ना, लेफ्ट और राइट दोनों तो एक ही है। ये वाला वैल्यू d/2 हो गया, ये l हो गया। तो ये हम लोगों के पास जो दिख रहा है वो रूट अंडर l² माइनस d²/4 है। l² माइनस d²/4 है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं क्योंकि ये एंगल बहुत बड़ा नहीं लेना है। मान के चलिए ऐसे कि tan थीटा में थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर थीटा काफी स्मॉल है तो आप सीधा इसको d/12 लिख सकते हैं, d/12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जहां tan थीटा वहां d/12 लिख दीजिए, जहां tan थीटा है वहां d/12 लिख दीजिए। तो ये देखिए d², ये हो गया KQ², और यहाँ आप d/12 लिख रहे हैं और साथ में है mg/d को लेफ्ट में भेज दो, d³। ये 12 ऊपर चला गया, K×Q², साथ में है 12 और नीचे है mg। d इज इक्वल्स टू k का वैल्यू 1/4πε0, साथ में Q², साथ में है 12, नीचे है mg, और पावर आएगा 1/3। इसी से मिलता जुलता कुछ ऑप्शन चेक कर लो। Q² 12, 12 को हटा के l लिख दिए। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमको, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक खेला गया, ध्यान से देखना। tan थीटा को थीटा लिखा गया। सर tan थीटा को थीटा आप क्यों लिख दिए? देखिए अगर आप tan थीटा को यहाँ प्रॉपरली लेके चलते ना तो आप फंस जाते, आपको परपेंडिकुलर में d/2 लिखना पड़ता और बेस में फिर आपको √l² माइनस d²/4 लिखना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हमको इसके ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, तो हम माने कि थीटा काफी छोटा है और tan थीटा को हम सीधा लिख दिए थीटा विच इज इक्वल्स टू d/12। d/2/l है, d/2/l है तो विच इज d/12। तो ध्यान रखा जाता है, थोड़ा सा इस तरीके से ट्रिक भी दिमाग में रखा होगा। लिखा है 3 चार्ज प्लस q स्मॉल q प्लस q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट origin d/2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q placed at x equals to 0 is 0, then value of small q is। छोड़ देते इसको, आप खुद से बनाएंगे। खाली हम फिगर बना दें, ऐसा नहीं लगे आपको कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम फिगर बना देते, कैलकुलेशन आपका। देखो ओरिजिन पे रखना है, d/2 पे रखना है और d पे रखना है। तो ओरिजिन पे यहाँ पे रखना है आपको प्लस q को, फिर d/2 पे रखना है स्मॉल q को, और फिर d पे रखना है प्लस q को। ये जो आपका यहां से यहां तक का सेपरेशन है वो d/2 है, फिर यहां से लेके यहां तक ये भी d/2 है, और पूरा अगर बात करोगे तो ऑब्वियसली d है। तो आपके पास आ गया ये d/2, ये d/2, ये पूरा d। किस पे फोर्स? F नेट एक्सपीरियंस, इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q प्लेस्ड एट 0 इज 0। मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। देखिए भाई हम आपको लिख देते हैं, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 पे लगने वाला नेट फोर्स 0 तभी होगा जब 2 और 3 में से कोई एक माइनस हो, क्योंकि दोनों प्लस अगर रहेगा तब तो काम होगा ही। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके साइन को हम है ना माइनस कर लेते हैं। तो अब आप तैयार रहिएगा कि यहाँ पे ए और डी में से कुछ ना कुछ तो, ए और डी में से ही कुछ होना है। अब 2 क्या कर रहा है? 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। और 3 क्या कर रहा है? 1 को रिपेल कर रहा है, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3। तो एफ नेट को 0 करने के लिए जो 1 पे 2 के कारण फोर्स है और जो 1 पे 3 बराबर कर लो, चलो बोलते बोलते बन ही गया। ये आप लिख देंगे के 1 और 2 का चार्ज क्यू, क्यू डिस्टेंस d/2 का स्क्वायर।
और यहाँ होगा के क्यू क्यू और डिस्टेंस डी का स्क्वायर। तो भाई यहाँ से बच रहा है आपका के क्यू कैंसिल, डी स्क्वायर। आप ऐसा समझो कि 4 स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू क्यू। साइन तो निगेटिव आपको पता चल ही गया है, तो आपके स्मॉल क्यू का वैल्यू हो गया -q/4, -q/4। सो ये ऑप्शन इज देयर, ये ऑप्शन -q/4। क्लियर है? बना लेना है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बनाना है, खुद से बनाना है। ओके, लिखा है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, वेयर ए एंड ए आर कांस्टेंट। If Q is the total charge of this charge distribution, the radius R is। इंटीग्रेशन है मैथमेटिकली। या आपके पास एक स्फेयर, इस स्फेयर का एक रेडियस है कैपिटल आर, ये इसका सेंटर है। इसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूल को फॉलो नहीं करता, वो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे केसेस में बैचेस के अंदर आपको बताया गया था कि आपको एलिमेंट्री पार्ट कट करके है ना, फिर उसका चार्ज निकाल के फिर आगे का कैलकुलेशन करना पड़ता है। बताइए तो सॉलिड स्फीयर के केस में एलिमेंट्री पोर्शन क्या होता है? एलिमेंट्री पोर्शन होता है एलिमेंट्री सेल। एलिमेंट्री पोर्शन होता है एलिमेंट्री सेल, ऐसा एलिमेंट्री सेल। इस एलिमेंट्री सेल का अपना रेडियस है आर, स्मॉल आर। और इसका एक, पहले आपको हम ये सेट करके दिखा दें, और इसका एक अपना स्मॉल सा थिकनेस है डी आर। ये है आपका एलिमेंट्री सेल। रेडियस आर, थिकनेस डी आर। तो इसका स्मॉल वॉल्यूम कितना लिखते हो, याद करो, 4πr² डी आर लिखते हो। सबसे पहले उसका एक स्मॉल चार्ज लिखो और फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज क्यू से बराबर करो। तो हम आपको मैथमेटिक्स तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं पूरा फिजिक्स। स्मॉल चार्ज के लिए जो भी चार्ज डेंसिटी है उसको स्मॉल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिए। चार्ज डेंसिटी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ a/r², एक्सपोनेंट पे पावर -2r/a, और वॉल्यूम में आ गया 4πr² एंड डी आर। ये r² से ये r² कटा, तो आपके पास स्मॉल चार्ज का इक्वेशन हो गया 4πa, एक्सपोनेंट पे पावर -2r/a, और साथ में डी आर। तो अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए ना, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसी को इंटीग्रेट कीजिए, 4πa e पे पावर -2r/a और साथ में डी आर। इसमें से, अच्छा ए मतलब कैपिटल ए, ओके, 4πa बाहर, इंटीग्रेशन आएगा e पे पावर -2r/स्मॉल a डी आर। टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 से लेके आर तक, 0 से लेके आर तक। करेक्ट है? अब यहाँ पे 4πa एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन करना है, क्या एज इट इज रहता है -2r/a। हाँ, और जो आपके पास स्मॉल आर का कॉफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ता है, -2/a, 0 से लेके आर तक। बस इसके बाद आप पुट कर लीजिएगा लिमिट अपना, और वहां से सॉल्व करके इसमें से कोई ना कोई, अच्छा ये लॉग आ जा रहा है ना, लॉग में डरना नहीं। ई को हटाना है तो लॉग लेके है ना उसको सॉल्व करना पड़ता है। आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल मैथमेटिक्स। आगे बढ़ो, ये कैलकुलेशन आपको करना है खुद से।
क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, कोई 2015 का क्वेश्चन आ गया, कोई बात, देख लेते हैं आगे। Shown in the figure are 2 point charges plus q and minus q inside the cavity of a spherical shell. The charges are kept near the surface of the cavity on opposite sides of the center of the cell. If sigma 1 is the surface charge on the inner surface and q1 net charge on it, and sigma 2 the surface charge on the outer surface and q2 net charge on it, then फिगर में ही हम सब कुछ आपको समझा देते हैं। ऑलमोस्ट डन। देखो देखो, ये अंदर का यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है ना, तो इस अंदर वाले फेस पे इंडक्शन का चार्ज 0 आएगा। इस वजह से यहाँ पे सिग्मा का भी वैल्यू 0 होगा। अब ये जो प्लस क्यू था, हम आपको दिखा रहे वैसे, ये प्लस क्यू का यहाँ माइनस क्यू आएगा, फिर ऊपर में प्लस क्यू आएगा, और ये माइनस क्यू का यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, और फिर ऊपर में माइनस क्यू आएगा। अब तुम देखो, अगर बाहरी फेस का भी तुम अगर बात करोगे तो बाहरी फेस का भी क्यू इंडक्शन का चार्ज 0 आएगा, और सिग्मा जो आपको बोला गया वो भी कितना आएगा, 0। तो चाहे इनर फेस पे बोले Q1 सिग्मा 1, या चाहे आउटर फेस पे बोले Q2 सिग्मा 2, याद रखना डाटा 0 है, टोटल वैल्यू कितना है, 0 है। फिगर आपके सामने है, फिगर देख लीजिए नीचे ऑप्शंस में कौन सा है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। देखिए, सिग्मा 1 और Q1 दोनों 0, सिग्मा 2 और Q2 दोनों 0। ठीक है, तो फिगर से ही आपका हो गया। थर्टीन में लिखा है एन इनफाइनाइट, थोड़ा मैथमेटिक्स आपको हैंडल करते चलना है, ठीक है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज इच कैरिंग 1 माइक्रोकुलम charge are placed along the y axis at y equals to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter up to infinity, infinite है। The total force on 1 coulomb point charge placed at the origin is this। चलिए, ये है आपका y एक्सिस, चलिए ये आपका x एक्सिस। यहाँ पे एक चार्ज रखा है स्मॉल q, जिसका क्वेश्चन में वैल्यू है 1 कूलम। फिर यहाँ पे आप एक चार्ज रखे हैं q, फिर यहाँ पे एक चार्ज रखे हैं q, फिर यहाँ पे आप चार्ज रखे हैं q। इसका मार्किंग है कि ये 1 मीटर पे रखा हुआ है, फिर अगला चार्ज 2 मीटर पे रखा हुआ है, उसके बाद का चार्ज 4 मीटर पे रखा हुआ है, उसके बाद अगर कोई चार्ज आप रखते हैं तो 8 मीटर पे रखते हैं, फिर एक चार्ज अगर आप रखते हैं तो ये 8 मीटर पे रखते हैं, एंड सो ऑन दिस कंटिन्यूज अप टू इंफिनिटी। तो जरा गौर करना कि जो ओरिजिन पे रखा हुआ चार्ज है, क्या वो पहले 1 के कारण नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F1, फिर दूसरे के कारण भी तो नीचे ही की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर तीसरे के कारण भी तो नीचे ही की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसी तरह इनफाइनाइट चार्जेस के कारण नीचे ही की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम एफ नेट निकालते हैं ऑन स्मॉल क्यू एट ओरिजिन, तो उस पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है हर चार्ज के कारण, लेकिन वो सब एक ही डायरेक्शन में है, तो जितना भी फोर्सेस लग रहा है सबको वेक्टर सम करना है, और वेक्टर सम भी यहाँ आसान है क्योंकि सबका डायरेक्शन एक ही है, तो जोड़ देना है इंफिनिटी तक। दिस इज समथिंग लाइक के क्यू क्यू, पहला डिस्टेंस था 1 मीटर का स्क्वायर, दिस इज के क्यू क्यू, दूसरा डिस्टेंस था 2 मीटर का स्क्वायर, दिस इज के क्यू क्यू, अगला डिस्टेंस था 4 मीटर का स्क्वायर, के क्यू क्यू, अगला डिस्टेंस था 8 मीटर का स्क्वायर, के क्यू क्यू, अगला डिस्टेंस होगा 16 मीटर का स्क्वायर, और यही प्रोसेस इंफिनिटी तक चलते रहेगा। इसमें से आप के क्यू क्यू को कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा 1/1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, एंड सो ऑन।
एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये जीपी का सीरीज, जीपी का सीरीज है ये। तो ये हो गया के क्यू क्यू, और जीपी में अगर इनफाइनाइट सीरीज रहता है तो उसका सम होता है a बाई 1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। a क्या है? फर्स्ट टर्म। r क्या है? कॉमन रेशियो। तो मैथमेटिक्स अपना लगाना और यहां सॉल्व करके लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। देखो, क्वेश्चन डिस्कशन के सीरीज में हम लोग है ना पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग है ना मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके ऊपर है ना पीवाई का डिस्कशन करेंगे। तो जो तुम्हारे पास इस सीरीज का जो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, दैट इज अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स इफ द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज। तो तुम्हारे पास बिफील्ड दिया हुआ है 1.0 टेस्ला, और रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन डीज, जो डीज होता है साइक्लोट्रॉन का, वो है 60 सेंटीमीटर का रेडियस। काइनेटिक एनर्जी तुमको प्रोटॉन का बताना है, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन है। देखिए होता क्या है ना कि जो रेडियस ऑफ डीज होता है वो होता है mv बाई बी क्यू। तो अगर आप यहां से वेलोसिटी निकालेंगे तो वो होगा बी क्यू आर बाई एम। तो अगर आपको साइक्लोट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के बारे में इक्वेशन है, तो वो होगा हाफ एम बी स्क्वायर, देन इट कम्स टू बी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। अब तुम जरा गौर करो, बिफील्ड रेडियस दिया हुआ है, और अगर हमारे पास प्रोटॉन है तो आपको वो चार्ज भी पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और आपको उस प्रोटॉन का मास भी पता है, जैसे क्वेश्चन में ऊपर मेंशन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये चारों डाटा क्यू एम बी और आर, ये चारों डाटा इस इक्वेशन में पुट करके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज एक्सलेटेड बाय दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो जो उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है वो बिफील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स बिफील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, अगर मैग्नेटिक फोर्स बिफील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो जो उसका एक्सलेशन है वो भी तो हमारे बिफील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। जो एक्सलेशन है वो भी हमारे बिफील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में बिफील्ड और एक्सलेशन के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना? 0। बिफील्ड है अपने पास 2i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला, और एक्सलेशन है अल्फा i कैप माइनस 4j कैप, दैट इज 0। तो ये हो गया 2 अल्फा -12, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू 6। तो आपके अल्फा का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, आगे बढ़िए। थर्ड में लिखा है अ वेलोसिटी सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E k कैप, एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B j कैप, जिसमें बी का वैल्यू है। द वैल्यू E रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी है 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पास अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड तभी होता है फॉर अनडिफ्लेक्टेड मोशन। अनडिफ्लेक्टेड तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स QE और मैग्नेटिक फोर्स BQV। ये E और E कैंसिल, तो जो वेलोसिटी है वो E बाई बी को फॉलो अप करे। हम लोग को इसमें निकालना क्या है? E का वैल्यू निकालना है। तो E विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू बी। बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ देखो 12 मिली टेस्ला दिया हुआ है। कहीं से वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी निकलेगा काइनेटिक एनर्जी से।
काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। तो जहां भी आपका v है उसके जगह पे आप √2 काइनेटिक एनर्जी बाई m लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इक्वेशन पुट किए, E इज इक्वल्स टू √2 काइनेटिक एनर्जी बाई मास, और यहाँ भी बस सबको एक प्रॉपर डाटा में ले आओ, जैसे सबको जूल में ले आओ। जूल में ले आके उसको यूनिट, अब देखो यहाँ 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको वैल्यू को डाटा को पुट करके यहाँ सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। अगर हम डाटा पुट भी कर दे, चलो पुट कर देते हैं, देन इट इज √2 काइनेटिक एनर्जी में 728 जूल में बदलना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। नीचे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और बाहर बी का वैल्यू 12 मिली टेस्ला। आराम से सॉल्व कीजिए, यूनिट हो जाएगा मिली वोल्ट पर मीटर, मिली वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सॉल्व करना है आपको, ये चीज आपके पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Two charged particles having same kinetic energy are allowed to pass through uniform magnetic field perpendicular to the direction of motion. Same kinetic energy. If the ratio of radii of their circular path is 6:5 and their respective masses ratio is 9:4, then the ratio of their charge will be. देखिए रेडियस का जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होता है वो होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई BQ for same kinetic energy and same B field. For same kinetic energy and same B field, याद रखिएगा रेडियस इज प्रोपोर्शनल विथ √m बाई Q। तो अगर हम रेडियस 1 बाई रेडियस 2 लिखते हैं, देन इट इज √m1 बाई m2 होगा, और चार्ज में उल्टा होगा Q2 बाई Q1। अब आप गौर से देखिए तो यहाँ पे रेडियस का रेशियो है 6:5, मतलब R1/R2 अगर तुम लोगे तो ये 6/5, एंड रिस्पेक्टिव मास रेशियो M1/M2 अगर तुम लोगे तो वो 9/4 है। और यहां से फिर तुमको Q1/Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, चार्ज का रेशियो निकालना है। आराम से यहाँ पे डाटा को जरा एग्जामिन कीजिए, इस डाटा सबको देखिए, R1/R2 के जगह 6/5 पुट कर दिए, √M1/M2 के जगह 9/4 लिख दिए, और फिर यहां जाके आप Q2/Q1 का कैलकुलेशन करें, बाद में Q1/Q2 सॉल्व कर ले। ठीक है, कैलकुलेशन करना है छोटा सा, लास्ट में एक लाइन है लिखना, लिख ले। 5. An electron with energy 0.1 kilo electron volt moves at right angle to the earth magnetic field. The frequency of revolution of the electron will be. एनर्जी दिया है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी दिया है, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और जो यहाँ का एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू, एक्चुअली टाइम पीरियड होता है 2πm/BQ, तो ये होगा BQ/2πm, BQ/2πm। अब तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको किसी तरीके से हम लोगों को रिस्पेक्टिव डाटा के अंदर ले आना है। रिस्पेक्टिव डाटा में इसको ले आना है, कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ mv²। B² Q² B² Q²,
r² / 2m, फिर r भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी से Q/m हम लोग कैसे निकाल लें? इसको एडजस्ट करना है। एक चीज समझिए ना, देखिए जैसे हम Q/m के बारे में परेशान है, लेकिन हमारा क्वेश्चन पे ध्यान, चलो मिल गया। अच्छा, यहाँ पे जब क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन लिखा है तो Q/m तो नोन है ना, तो उधर जाने का जरूरत ही नहीं। ध्यान से देखिए, तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी हो गया, बीफील्ड है अपना 1 × 10⁻⁻⁴, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और नीचे है 2 पाई, मास हो गया 9.1 × 9 ही लेना है, क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पर देखो, 9 × 10⁻⁻31 kg। सॉल्व कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो खाली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आने से हम Q/m के बारे में परेशान। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, साइक्लोट्रॉन इज वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 MHz. If the radius of its disk is 60 centimeter, the maximum kinetic energy of accelerated proton will be। काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला होता है, जब भी हम लोग पहले क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन भी किए थे, B²Q²R²/2m। आप अगर काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू निकालिएगा तो ये होगा B²Q², और ये रेडियस मैक्सिमम आप ले लीजिए, नीचे 2m। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया है ना, हम लोग अभी सीखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू था BQ/2πm। तो जहां B इंटू क्यू है, वहां हम लोग अगर चाहें तो 2πm इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये डाटा को हम लोग इस इक्वेशन में प्लेस कर दे अगर, तो 2πm फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फिर रेडियस मैक्सिमम का स्क्वायर, और नीचे 2m आ गया, देन इट इज इक्वल्स टू 4π² m² फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, रेडियस मैक्सिमम का स्क्वायर, और नीचे है 2m। सही है। 2 से कट गया 2π², m से एक स्क्वायर कट गया m, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और रेडियस जो डीज का मैक्सिमम रेडियस उसका स्क्वायर, सारा डाटा इसमें मेंशन है। फ्रीक्वेंसी है 10 MHz, 10 × 10⁻⁶। डीज का रेडियस है 60 सेंटीमीटर। बाकी हमारे पास प्रोटॉन है, तो उसका चार्ज और उसका मास क्वेश्चन में मेंशन है। सब कुछ पुट करो, तुमको यहां से काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना है। आगे नेक्स्ट 7 में लिखा है, चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ साइक्लोट्रॉन। The kinetic energy of charged particle increased to 4 times its initial value. What will be the ratio of new radius to the original radius of circular path? सीधा होता है, radius of circular path is equals to √2m into kinetic energy by bq। मतलब यहां से आपको ये मिल रहा है कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल विद रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी। अगर हम रेडियस फर्स्ट केस में बाय रेडियस सेकंड केस में लेंगे, तो रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बाय काइनेटिक एनर्जी सेकंड आएगा। क्वेश्चन का कहना है कि जो काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल है उसको 4 गुना बढ़ा दिया गया। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4k है, सो इट कम्स टू बी 1/2। तो 1/2 का मतलब हो गया 2r1 इज इक्वल्स टू r2। तो जो रेडियस है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। द ओरिजिनल रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से जो नया रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 2:1। 2:1। ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यू रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस? तो न्यू रेडियस डबल हो जाएगा, 2:1। आगे नेक्स्ट
लिखा है प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल ऑफ द सेम वेलोसिटी, चाहे प्रोटॉन का बोलो या अल्फा पार्टिकल का बोलो, वेलोसिटी सेम, enters in uniform magnetic field which is acting perpendicular to the direction of motion. The ratio of circular path, the ratio of the circular path described by the alpha particle and proton. हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू होता है एम बी बाई बी क्यू। अब जरा आप गौर कर लें कि अगर भी और बी सेम है तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल विथ एम बाई क्यू। तो अगर हम रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाई रेडियस ऑफ अल्फा लिखेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड विथ चार्ज ऑफ अल्फा बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा का मास उसका 4 गुना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई, अल्फा का चार्ज उसका दुगना। क्या ये 1/2 आ रहा है? तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा विल बी 1:2, 1:2। सर्कुलर पाथ, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, अच्छा अल्फा ऊपर रहना चाहिए, प्रोटॉन नीचे होना चाहिए। हम लोग का प्रोटॉन ऊपर है, अल्फा नीचे, तो आंसर उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा 2:1 क्वेश्चन के हिसाब से। अल्फा का रेडियस ऊपर, प्रोटॉन का रेडियस नीचे, लेकिन हम लोग इसका उल्टा निकाल दिए, तो ये सब आंसर लिखने में थोड़ा ध्यान रखा जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट। 9 में लिखा है अ प्रोटॉन, अ ड्यूटेरॉन एंड एन अल्फा विद सेम काइनेटिक एनर्जी इंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू दिस, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। खुद से बनाओ। जब आप बोलते हैं प्रोटॉन, हम बस कुछ डाटा लिख दें, ड्यूटेरॉन और अल्फा, तो अगर प्रोटॉन के मास को आप लोग एम नॉट लेंगे तो ड्यूटेरॉन का मास 2m नॉट होगा और अल्फा का मास 4m नॉट होगा। अगर प्रोटॉन के चार्ज को आप लोग ई लिखते हैं तो ड्यूटेरॉन का भी चार्ज ई होगा, लेकिन अल्फा का चार्ज 2e होगा। अब आप आराम से डाटा को यूज करें, और उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सेम काइनेटिक एनर्जी बोलेगा ना, तो रेडियस का वो फॉर्मूला ही आप यूज करेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई बी क्यू। अब यहां से तुम्हें इसको बनाने का प्रयास करो, ठीक है। इसका मतलब आपको सोचना होगा आर प्रोपोर्शनल रूट अंडर एम बाई क्यू, इसको लेके न्यूमेरिकल बनाना है, सोचना है। करेंगे अपने से। 10, a proton and an alpha particle having kinetic energy kp and k alpha respectively enters into a magnetic field at right angle. The ratio of radii of trajectory of proton to that of alpha is 2:1। this खुद से बनाइए। प्रोटॉन है और क्या है, अल्फा पार्टिकल। और अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इतना बार अभी तक 10 क्वेश्चन हमको लगता है 7-8 कंसेप्ट तो इसी पे चला है। अल्फा, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, इलेक्ट्रॉन, तो इन चारों के बारे में डाटा। और यहाँ पे फिर से है काइनेटिक एनर्जी, तो आपको रेडियस का वो रिलेशन यूज करना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली ये 3 से 4 बार हो चुका अभी तक। दो थिंक लाइक दैट, खुद से बनाओ, ठीक है। लिखा है चार्ज क्यू इज मूविंग dl डिस्टेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय B फील्ड। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अगर कहीं हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलता भी है, सपोज वो पाथ dl चलता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी पर, परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट पे। तो अगर फोर्स हमेशा हमारे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसका किया गया वर्क हमेशा 0 होता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो याद रखना मैग्नेटिक फोर्स का किया गया वर्क 0 होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। क्लियर है? तो 0। आगे बढ़ो नेक्स्ट।
12 में लिखा है an electron is moving along positive x direction with a velocity of, हमारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन है पॉजिटिव x। इट इंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वह है 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, बाद में मीटर बदलना होगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 300 वोल्ट, और सेंटीमीटर को अगर मीटर बदलेंगे तो 1/100, ये मीटर आ गया, 100 ऊपर चला गया, तो ये 3 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर आ गया, ये ई फील्ड हो गया। डायरेक्शन है वाई एक्सेस। The magnitude and direction of the magnetic field set up in the region such that electron keeps moving along the x-axis. x-axis में velocity है और x-axis में ही velocity रहना चाहिए, इसका मतलब वो undeflected मूव करे। undeflected मूव करे तो आपको याद होगा undeflected मूव करने के लिए for undeflected मोशन हम लोग तो यही सीखे थे ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर दे और उसको घूमने से रोक दे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया क्यूई, मैग्नेटिक फोर्स हो गया बीक्यूवी, दोनों तरफ क्यू क्यू मतलब ई ई कैंसिल, तो आपके पास बी का वैल्यू हो गया, हम लोग को तो बी निकालना है ना, तो ई ई कैंसिल कर लो पहले, तो आपका जो बी फील्ड हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया ई बाई वेलोसिटी। ई है 3 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर, और वेलोसिटी था अपना कितना 6 इंटू 10⁻6, 6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज, ये ऊपर गया भाई 1/2 इंटू 10⁻⁻2, इतना टेस्ला, या 0.5 इंटू 10⁻⁻3, यहां से आप लिख सकते हैं ऐसे 0.5 इंटू 10⁻⁻2, या फिर 5 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, दिस इज बी फील्ड। तो भाई 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला वाला कुछ आंसर होगा, कहने का मतलब यहाँ पे अभी रुकोगे तो बी होगा या सी होगा। अब बात आती है डायरेक्शन का। डायरेक्शन के लिए जो फिगर है उस फिगर पे सबको ध्यान दो, ये एक एक्सेस, ये मान लो दूसरा एक्सेस, ये मान लो तीसरा एक्सेस, इधर एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोगों का, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, और वेलोसिटी एक्स में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स निगेटिव वाई में होगा। अब तुम सोचो कि आखिर किस डायरेक्शन में बी फील्ड अप्लाई किया जाए कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर आ जाए। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में तभी आ सकता है जब आप बी फील्ड को ऊपर अप्लाई करें। देखिए, बी फील्ड को ऊपर अप्लाई कीजिए और थंब को ले जाइए वेलोसिटी के डायरेक्शन में। याद रखिएगा, यहाँ कैमरा में मिरर इमेज बनता है तो आपको उल्टा दिख रहा होगा। थंब को ले जाइए वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है। जब थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा तो मेरा पाम बाहर आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो अंदर जाएगा। इसका मतलब निगेटिव जेड की पॉजिटिव जेड, तो पॉजिटिव जेड। ये हो गया मेरे सी ऑप्शन के लिए करेक्ट डाटा। तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए पॉजिटिव जेड में, और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तब उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, और वो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे। 13 में लिखा है पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है -v i कैप towards the large screen placed in yz plane at a distance d. If there is magnetic field B, which is B naught k cap,
द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द स्क्रीन इज। देखिए, मान लीजिए जैसे ये कोई एक स्क्रीन है, सपोज ये कोई एक स्क्रीन है और इसके सामने से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। इधर से मान लो कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो ये इस स्क्रीन को तभी हिट नहीं करेगा जब इसके सर्कुलर पाथ में ऐसे ये सामने से घूम जाए। मतलब स्क्रीन से चार्ज पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस है वो या तो ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल्स टू रेडियस हो, तब इसको घूमने का मौका मिलेगा और सामने से ऐसे घूम जाएगा और वो स्क्रीन को हिट नहीं करेगा, ठीक है ना। टू अवॉइड कोलिजन विथ स्क्रीन, आप स्क्रीन के साथ कोलिजन को अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो जो मेरा डिस्टेंस है वो उससे रेडियस छोटा या एटलीस्ट बराबर होना चाहिए। सो डी शुड बी इक्वल्स टू एम बी बाई बी क्यू। आपको क्या निकालना था? मिनिमम वैल्यू ऑफ v। तो अगर आपको v यहां चाहिए, देन v विल बी इक्वल्स टू बी क्यू डी बाई एम। बी क्यू डी बाई एम, दैट्स सी ऑप्शन इज देयर, बी क्यू डी बाई एम। तो ये स्क्रीन के साथ टक्कर नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 14 में लिखा है चार्ज पार्टिकल कैरिंग चार्ज, चार्ज का वैल्यू है 1 माइक्रोकुलम, इज मूविंग विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डाटा है 2 i कैप प्लस 3 j कैप एंड 4 k कैप। इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वह है 5 i कैप प्लस 3 j कैप -6 k कैप, और साथ में कुछ 10 मल्टीपल भी है, इंटू 10⁻³ तो जो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F इंटू 10⁻⁹ न्यूटन है, आपको F का वैल्यू बताना है। तो भाई यहाँ पे आपको लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे नीचे सारा ऑप्शन दिख रहा है। क्या हम F इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, आपको याद होगा। तो यहाँ पे Q पे हो गया 1 माइक्रोकुलम, 1 × 10⁻⁶। फिर यहाँ वेलोसिटी में आ गया आपका 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, और बी फील्ड में हो गया 5 i कैप 3 j कैप -6 k कैप इंटू 10⁻⁻3। 10th पावर को अगर तुम मिला लो तो वो 10⁻⁹ हो गया। अब आया जगह बचा इसका क्रॉस प्रोडक्ट का, तो i कैप j कैप k कैप, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उस हिसाब से निकाल लीजिए, जरूरी नहीं कि आप हम ही को फॉलो कीजिए। 2 3 4 5 3 -6 -9। जब लोग आई कैप लिखते हैं तो 3 और 6 का -18 -12, माइनस जब जब ये कैप लिखते हैं तो 2 और 6 का -12 -20, और प्लस के कैप का 3 to 6 -5 या 15। देन इट कम्स टू बी 10⁻⁹। यहां पे आ रहा अपना -30 i कैप माइनस माइनस प्लस 32 j कैप एंड -9 k कैप, -9 k कैप। तो -30 i कैप प्लस 32 j कैप -9, दैट बी ऑप्शन इज देयर, बी ऑप्शन क्लियर है। बाकी जो 10⁻⁹ है वो है आपका। तो क्रॉस प्रोडक्ट प्योर बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान में है बनेगा। 15 में लिखा है द फिगर शोज अ रीजन ऑफ लेंथ L
with uniform magnetic field of 0.3 Tesla in it, and proton enters the region with with velocity 4 into 10 to the power 5 meter per second, making an angle 60 degree with the field. If the proton completes 10 revolution by the time it crosses the region shown, L is close to हेलिक्स, क्योंकि देखो यहाँ वेलोसिटी जो है वो बीफील्ड के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ बीफील्ड के साथ वो लगभग है ना 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। थोड़ा फिगर बड़ा करें फिर आगे बताएंगे। देखो ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, डन। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बीफील्ड के पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट बीफील्ड के परपेंडिकुलर होगा। इधर 60 है तो ये एंगल 60 होगा। तो दिस कंपोनेंट इज पैरेलल विथ बीफील्ड एंड दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर विथ बीफील्ड। जो पैरेलल कंपोनेंट है वो है v का cos 60, बोलो तो v/2, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो v का sin 60, बोलो तो √3 v/2, √3 v/2। सही है। अब इससे हुआ क्या कि उस रीजन के बीच ये चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन कर रहा है, उस रीजन के बीच ये चार्ज पार्टिकल हेलिक्स का मोशन कर रहा है। तो उस हेलिक्स मोशन का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2πm/bq। टोटल जो उसको पार करने में समय लगा, टोटल जो उसको पार करने में समय लगा वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 रेवोल्यूशन, तो 10t, 10t। तो आपसे पूछा गया है कि आखिर ये L कितना है, तो क्या ये L टाइम्स ऑफ v पैरेलल है, मतलब 10t, t यहां छूट गया हमसे, ये टाइम है, इनटू v पैरेलल। तो टोटल जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 10 रेवोल्यूशन, घूमते 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 10 रेवोल्यूशन, तो वो हो गया 10 इंटू टाइम पीरियड इंटू v पैरेलल। 10 टाइम पीरियड में हो गया 2πm/bq, और v पैरेलल में आप देख ही रहे हैं v/2 आ जाएगा, v cos 60 आ जाएगा। अब आप चलिए फिगर में और डाटा सबको है ना ऊपर से मैनेज करने का कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले बेफिल्ड क्वेश्चन में मेंशन है 0.3 टेस्ला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मेंशन है 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, और प्रोटॉन लिखा हुआ है। प्रोटॉन लिख देने से आपको एक तरह से वैसे लास्ट में मास दिया हुआ भी है, मास और चार्ज दोनों दिया हुआ है, मास भी गिवन है और चार्ज भी गिवन है। आराम से ये सारा डाटा यहाँ पे सेट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते हुए देखो यहाँ इंटर करेगा, ऐसे ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए 10 रेवोल्यूशन, 7 8 9 10, फिर ये रीजन से, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हुआ। तो यही तो हम बोले कि जो टाइम स्पेंड किया इंटू भी पैरेलल। ठीक है, ये चीज थोड़ा सोच समझ के आराम से बनने वाला चीज। 16 में लिखा है पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस। तो रेडियस है अपना 0.5 सेंटीमीटर, अंडर मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट/मीटर, स्ट्रेट लाइन पाथ, अनडिविएटेड मतलब स्ट्रेट लाइन, अपने से बनाओ। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है
इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, देन मास ऑफ द पार्टिकल, आपको इस बार मास निकालना है, तो ये आप खुद से बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन वाला बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, तो 17 लिखा है, an electron moving along the x-axis with an initial energy of 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी है भाई 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, enters the region of मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका बी फील्ड है वो वैल्यू मेंशन है 1.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। The field extends between 0 to this. The electron is detected at a point Q on the screen placed 8 centimeter away from the point, as the distance between D between P and Q is, ये निकालना है। तो ये हम लोग डिफ्लेक्शन करके एक टॉपिक पढ़े थे जब हम लोग मैग्नेटिज्म का या चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्कस कर रहे थे। हम उस फिगर को एक बार आपके सामने बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। थोड़ा बड़ा फिगर बनाए ताकि छोटे वाले में होगा नहीं काम। मान लो ये किस तरह का एक डायग्राम है आपके पास, ऐसा ये एक रीजन है, इसके सामने में एक स्क्रीन लगा हुआ है, थोड़ा नजदीकी बना देते हैं, इसके बाद में देख लें। इस रीजन का अपना एक थिकनेस है टी, और मान लो यहां से लेके यहां तक का एक दूरी है कुछ भी, XYZ कुछ भी, मान लीजिए ए, स्मॉल ए। एक रीजन है जिसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो पढ़ाए हैं बस हम उसका एक बार फिर से आपको रिकॉल करा रहे हैं, नहीं तो ये सब चीज अगर याद होगा तो डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। आप अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल यहां नहीं पहुंचता, क्यों नहीं पहुंचता देखते हैं। ये चार्ज अगर Q है, वेलोसिटी B है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक फोर्स लगने लगता है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा और वो ऐसे घूमता हुआ यहां से ऐसे निकलेगा। जब ये यहां से ऐसे निकलेगा तो यहाँ के बाद ये टेंजेंशियली, गलत जगह बन गया, टेंजेंट बनना चाहिए, टेंजेंशियली ये निकल के कहीं यहां पहुंचेगा, ठीक है। टेंजेंशियली ये निकलेगा यहां से और कहीं वहां पहुंचेगा, ठीक है। यहां से निकलते समय उसके पास वेलोसिटी है भी। तो हम लोग ये सीखे थे कि ये सेंटर है, अगर हम लोग इसको इस पॉइंट से मिला दे तो ये रेडियस हो जाए। फिर ये एंगल है डिफ्लेक्शन का थीटा, तो ये भी है थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, अगेन दिस एंगल इज थीटा। ये है रेडियस, तो यहां से यहां तक का वैल्यू था आर का कॉस थीटा, सही है। और अगर आपको थीटा निकालना है तो अब हम लोग डिस्कशन आगे करते हैं। तो हम लोग यहां से सीखे थे कि साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू थिकनेस बाय रेडियस। ये देखो थिकनेस है और ये रेडियस है, थिकनेस है और ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा मिलेगा। एक बार साइन थीटा मिल गया तो यहां से कॉस थीटा भी मिल जाएगा, 1 - sin² थीटा। एक बार कॉस थीटा मिल गया तो आपको ये डिस्टेंस मिल चुका है, कितना है, ये R - R cos थीटा है। और उसके बाद अगर आप इस फर्दर डिस्टेंस को एक नाम दे दे, सपोज इस डिस्टेंस को आप क्या लिख दें, इस डिस्टेंस को आप लिख दीजिए L। तो ये L कितना है, देखिए अगर पूरा दूरी में से हम A ले लें, ये थीटा है, तो जरा गौर करना, क्या मेरे tan थीटा का वैल्यू जो sin थीटा बाई cos थीटा से भी आप निकाल सकते हैं, क्या वो परपेंडिकुलर में L और बेस में A आएगा। यहां से L अगर निकालना है तो A का tan थीटा है। अब आप इसको बगल वाले फिगर के साथ मैच कराइए, हम इसको थोड़ा छोटा कर दे ताकि आपको सब चीज एक साथ दिखने लगे। बगल वाले फिगर के साथ मैच कराइए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज पकड़ो,
काइनेटिक एनर्जी दिया है, बी फील्ड दिया है और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो आपको चार्ज मालूम है, आपको मास भी मालूम है। कितना लेके चलना है? 9.1। 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इतना डाटा मोर देन सफिशियंट है कि आप रेडियस लिख सकते हैं रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई बी क्यू, आपको रेडियस मिल जाएगा। थिकनेस के जगह पे क्वेश्चन में देखो तो थिकनेस के जगह पे 2 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस आपका ऊपर निकल गया, थिकनेस मिल गया। तो क्या आपको सबसे पहले ये साइन थीटा मिल गया, थिकनेस बाय रेडियस। साइन थीटा को पुट करके कॉस थीटा मिल गया, चलो कॉस थीटा मिल गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके टैन थीटा मिल गया। टैन थीटा लिख दे तो आखिर यहाँ ए कितना है? तो क्वेश्चन में अगर यहां से यहां देखो तो ए का वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से ए का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो अगर हम ए पुट कर देंगे तो हमको एल मिल जाएगा। अब जो टोटल डी आप फिगर में देख रहे हैं वो टोटल डी एक्चुअली यहां से लेके यहां तक का डाटा है डी। तो आपको जो डी चाहिए वो कितना है? तो वो है एल प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा। आराम से डाटा को पुट करके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, फटाफट कीजिएगा, ये आपका जरूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन है। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट। 18। A proton and an alpha particle with their masses in the ratio 1:4 charge, ये आपको known है, accelerated through rest through a potential difference B. If a uniform magnetic field B is set up perpendicular to their velocity, the ratio of radii of circular path. रेडियस का फॉर्मूला पोटेंशियल के बेसिस पे रूट अंडर 2m q इंटू भी बाई बी क्यू। अब तुम देखो भी सेम है, भी मतलब पोटेंशियल, बी सेम है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये रेडियस का रिलेशन, थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है। आइए, तो ये जो रेडियस है वो रेडियस प्रोपोर्शनल रूट अंडर एम क्यू बाई क्यू है, प्रोपोर्शनल रूट अंडर एम बाई क्यू है, रूट अंडर एम बाई क्यू। तो रेडियस अगर आप प्रोटॉन का बाई रेडियस अल्फा का लिखते हैं तो ये अंडर रूट एम बाई क्यू, ये प्रोटॉन का डाटा ले लेना, बाई अंडर रूट एम बाई क्यू ये अल्फा का डाटा ले लेना, या यू कहो कि ओवरऑल अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ अल्फा इनटू अल्फा है, इनटू चार्ज ऑफ अल्फा बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आराम से ऊपर में डाटा दिया हुआ है यहाँ बॉक्स के अंदर, सॉल्व कर दो, जो आएगा वही रेशियो आंसर होगा। ठीक है, तो रेशियो का न्यूमेरिकल, और इस चैप्टर में रेशियो का न्यूमेरिकल ढेर सारा आपको मिलेगा और मिल भी रहा है, आप देख रहे हैं ये सब तो आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको दिमाग बनाना चाहिए कि आखिर इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस के लिए हमको तैयार रहना होगा पहले से। इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज ऑफ दिस। भाई इलेक्ट्रॉन है तो जो वोल्टेज आप अप्लाई किए हैं वो 500 वोल्ट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पाथ इफ अ मैग्नेटिक फील्ड, आपका बी फील्ड दिया हुआ है 100 मिली टेस्ला, चार्ज दिया है, मास दिया है, तो सीधा है हमको रेडियस निकालना है वोल्टेज के टर्म में, तो रूट अंडर 2m क्यू भी बाई बी क्यू। डाटा पुट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 20। Which one of the following options represents the magnetic field B at O due to current flowing in the given wire section segment lying on the XY plane? एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा जटिल है, ध्यान से। पहले फिगर में बात कर ले, फिर उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, गौर से देखो किस किस पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जरूरत नहीं है।
तो अगर हम सभी पोर्शन को एक नाम दें, इसको 1 कह दें, इतने पोर्शन को 2 कह दें, ये वाला पोर्शन 3 कहलाया, यहाँ छोटा सा पोर्शन 4 कहलाया, ये वाला पोर्शन 5 है और ये वाला पोर्शन मान लो 6 है, तो 2, 4 और 6 के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जो O पॉइंट है वो उनके करंट कैरिंग कंडक्टर के लाइन ऑफ एक्शन पे लाई करता है। तो 2, 4 और 6 के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। डिस्कशन होगा 1 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए। 1 वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। रीजन, आप अगर गौर करें तो हमको L लेंथ तक ही लेना है। तो अगर हम इस एंड को, अगर हम इस O से मिला दें, तो ध्यान रखना यहां कुछ एंगल बनेगा, और वो एंगल हम लोगों को आगे यूज करना होगा। बाकी 3 जो है वो सेमी सर्कुलर रिंग है, और 5 जो है वो 1/4 पोर्शन ऑफ सर्कुलर रिंग है। बाद में डायरेक्शन देख लेंगे। आइए चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड 2 का है वो भी 0 है, जो मैग्नेटिक फील्ड 4 का है वो भी दिए गए पॉइंट पे 0 है, और जो मैग्नेटिक फील्ड 6 का है वो भी दिए गए पॉइंट पे 0 है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड 3 जो सेमी सर्कुलर रिंग का होता है वो होता है μ0I/2R। 2R की जगह पे फिगर को देखो, उसका रेडियस L/2 है। 2R इंटू θ/360, दिस इज μ0I, ये 2 कट गया, L, और यहाँ 1/2 बचा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है 3 का, विच इज μ0I/2L। बी फील्ड अगर हम 5 का निकालें तो μ0I/2, उसका रेडियस L/4 है, μ0I/2R, साथ में θ/360, देन इट इज μ0I/2 से 4 कटा L/2, और यहाँ 1/4, then it is comes to be μ0I/, ये भी बच रहा है 2R, ये है बीफील्ड 5। अब 3 का बीफील्ड अगर आप फिंगर घुमाएंगे ना तो अंदर की तरफ है, और 5 का भी बीफील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है बीफील्ड। ये बीफील्ड अंदर, ये बीफील्ड अंदर। अब आ जाओ थोड़ा 1 का बीफील्ड निकालते हैं। बीफील्ड ऑफ 1 पोर्शन, किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पे जो बीफील्ड है वो है μ0/4 I/d sin φ1 प्लस sin φ2। ये हम लोग जनरल फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं। दिस इज μ0/4, आई तो आई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है, L/2 और L है। साइन φ1 कितना है, तो φ1 है 0। अब sin φ2 हम लोग को चाहिए किसी तरीके से। μ0/4 I/L sin φ2। sin φ2 के लिए ये φ2 एंगल इसको मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो एंगल है ना ये φ2 है आपका। तो क्या हम tan φ2 लिख सकते हैं L/L? क्या ये tan φ2, थोड़ा देखिए ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का टोटल दूरी L आएगा, और नीचे ये भी L है। तो अगर हम वहां पे tan का इक्वेशन लगा भी दें फॉर ट्रायंगल, तो tan φ2 में मेरा परपेंडिकुलर भी L है और बेस भी L है, तो 1 आया गया, तो इनडायरेक्टली ये मेरा φ2 45 आ गया। तो मेरा ये बीफील्ड 1 हो गया μ0/4 I/L sin 45 1/√2।
और इसका भी डायरेक्शन अंदर है। आप अगर राइट हैंड में होल्ड करेंगे तो फिंगर्स अंदर जाएगा। तीनों का तीनों बी फील्ड अंदर है, तो होगा जब हम लोग यहाँ पे अब फाइनल लिख रहे हैं, तो अगर हम बी नेट लिखेंगे तो हमको 1 का फील्ड, 3 का फील्ड और 5 का फील्ड जोड़ना ही है। 1 का बी फील्ड हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई L√2, और 3 का फील्ड हो गया, एक बार देख ले, 3 का फील्ड हो गया म्यू नॉट एल बाई, सॉरी म्यू नॉट आई बाई 12, और जो मेरा 5 का फील्ड है वो भी है म्यू नॉट आई बाई 12। इसमें से म्यू नॉट आई बाई एल को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1/4√2 पाई आएगा, और प्लस यहाँ 1/2 और यहाँ 1/2 आएगा। दिस इज म्यू नॉट आई बाई एल 1/4√2 पाई और प्लस 1। चलो कुछ ऑप्शन मैच कराते हैं। अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ आने का मतलब है के का अंदर की तरफ आने का मतलब है माइनस के कैप। तो माइनस के कैप माइनस के कैप माइनस के कैप माइनस के कैप सब में तो है, लेकिन बी वाले ऑप्शन में एक और करो, एकदम उसके साथ मैच कर रहा है। म्यू नॉट आई बाई एल 1+1/4√2 पाई, 1+1/4√2 पाई, यहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन है राइट हैंड साइड ये वाला, और डायरेक्शन हो गया माइनस के कैप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रख के बनाना था। क्लियर है?